हाँ, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा कि लाइट सेम मीडियम में अगर किसी पॉलिश सरफेस से स्ट्राइक करती है तो सेम मीडियम में वापस चली जाती है। दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम यहाँ पे एक नया फिनोमेनन डिस्कस करेंगे जिसमें हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट रे का क्या होता है। ठीक है, क्या वो अनडेविएटेड पास हो जाती है या कुछ चेंज आता है पाथ में? तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। तो यहां पे देखिए हमारे पास दो मीडियम है, ये ए और बी। एक हमने इंटरफेस लिया है जो ये मीडियम 1 और मीडियम 2 को सेपरेट कर रहा है। ये एक इंटरफेस है, ठीक है। अब यहां पे क्या हो रहा है कि मीडियम 1 को हम सपोज कर ले रहे हैं कि ये रेयरर मीडियम है। अभी रेयरर क्या होता है और डेंसर क्या होता है ये आपको बताते हैं। ये रेयरर मीडियम है और सेकंड मीडियम हमारा डेंसर मीडियम, ठीक है। अब इस मीडियम में इंटरफेस पे एक लाइट रे स्ट्राइक करती है, ये इंसिडेंट रे हो गई, ठीक है। अब यहां पे हमने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो लाइट रे हमारी स्ट्राइक कर रही है, इस लाइट रे का एक पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा सेम मीडियम में, ठीक है। और यहां पे अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो अब देखिए क्या होगा। इस लाइट रे को इस तरह से जाना था, इस तरह से इसको जाना था, लेकिन ये क्या करती है कि नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, ठीक है। ये इंसिडेंट वेव की हमारी कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो गया सेम मीडियम में और कुछ पार्ट दूसरे मीडियम में रिफ्लेक्ट हो गया। तो दिस रे इज नोन एज रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। और ये हमारी क्या हो जाएगी यहां पे इंसिडेंट रे, सॉरी रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। तो देखिए ये तो हमारा नॉर्मल है, ये एंगल हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और इस एंगल को हम यहां पे डिनोट कर रहे हैं एंगल आर और ये एंगल है हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो हमने ये देखा कि एक पार्ट उसका सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो रहा है और कुछ पार्ट दूसरे मीडियम में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो रिफ्लेक्शन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो इसको हम ज्यादा डिटेल में नहीं देखते हैं। हम यहाँ पे अपना एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जो लाइट रे आ रही है उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो देखिए इस लाइट रे को ऐसे जाना था, लेकिन ये क्या हुआ कि ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, ठीक है। अब ये बेंडिंग क्यों होती है, ठीक है। इसके पीछे हमने रीजन ये देखा कि जब अगर ये एयर है, ये वैक्यूम है मान लीजिए, तो इसमें लाइट के जितने भी कंपोनेंट कलर्स होते हैं वो सभी एक स्पीड से ट्रेवल करते हैं, प्रोपोगेट करते हैं। और जब मीडियम चेंज होता है तो दूसरे किसी मीडियम में एक्सेप्ट एयर और वैक्यूम किसी भी और मीडियम में लाइट के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो डिफरेंट स्पीड से मूव करते हैं। स्पीड क्यों चेंज होती है उनकी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो यहां पे हमारा कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये है कि व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर देयर इज अ चेंज इन द स्पीड एंड बिकॉज ऑफ दैट स्पीड इट बेंड्स टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब जैसे दूसरा केस हम देखते हैं, यहां पे ये हमारे पास एक A डैश B डैश है और ये हमारे पास डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम, और ये हो गया रेयरर मीडियम। ये लाइट में यहां से आई, ठीक है। ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया,
इसको जाना ऐसे था, ठीक है, लेकिन हमने ये देखा कि ये और दूर चली गई, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में लाइट जाएगी, एंटर करेगी, तो वो नॉर्मल से अवे जाएगी, और जब रेयरर टू डेंसर मीडियम में जाएगी तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी। इसका मतलब जो हमारी लाइट रे है, जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, उसके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, आइदर इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एंड दिस बेंडिंग is known as refraction of light। तो refraction of light को हम कैसे स्टेट करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए। When light is traveling or propagating from one medium to another, there is a change in the speed of light, and because of that it bends towards or away from the normal, and this phenomenon is known as refraction of light। ये सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं, the bending of light when light travels from one medium to another is known as refraction of light। और ये रिफ्लेक्शन होता क्यों है? रिफ्लेक्शन इसलिए होता है, उसका कॉज ये है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड में चेंज आता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई हमारे पास रिफ्रैक्शन और उससे रिलेटेड डेफिनेशन के बारे में, ठीक है। अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट जो है उसको हम डिस्कस करते हैं। उसके पहले जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ले लें। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में हमारे पास पहला लॉ है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में देखिए, पहला आपके पास ये है, किसी भी मीडियम से किसी भी मीडियम में लाइट जाए, ठीक है ना। यहां पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसका हम साइन ले लेते हैं, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इनका जो रेशियो होता है दैट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम, मतलब एक पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडियम के लिए साइन आई और साइन आर का रेशियो हमारे पास कांस्टेंट होगा। अब इस कांस्टेंट को क्या कहते हैं, इसको अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। इस कांस्टेंट को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, अभी इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो देखिए, पहला लॉ तो ये हो गया, इसी लॉ को हम कहते हैं, इसका एक नाम है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ, ठीक है। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ angle of incidence to the sine of angle of refraction for the given pair of media is constant। सेकेंड लॉ हमारा जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में था वही है कि the incident ray, the refracted ray at a normal at a point of incidence all lie in the same plane। तो ये जनरल बातें हो गई हमारी रिफ्लेक्शन से रिलेटेड। अब देखिए, अभी हमने ये बताया कि sin I upon sin R that is a constant for a given pair of medium। तो यहां पे अब हम ये देखते हैं, जैसे ये हमारे पास एक मीडियम 1 है, मीडियम 1 और ये हो गया मीडियम 2। एक लाइट पे यहां पे आई, ये नॉर्मल है, ये इसकी तरफ बेंड हो गई, ये डेंसर हम इसको ले ले रहे हैं और इसको रेयर सपोज कर रहे हैं, ठीक है। ये एंगल आई हो गया, ये एंगल आर हो गया, ठीक है, ओके। तो अब देखिए क्या होता है कि लाइट हमारी किस मीडियम से किस मीडियम में जा रही है। लाइट हमारे पास जा रही है, लाइट फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, ठीक है। तो यहां पे हम एक टर्म डिफाइन करेंगे दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसको हम म्यू से और एन से डिनोट करते हैं। इसी बुक में एन से दिया हुआ है और कुछ बुक्स में म्यू दिया हुआ है।
तो यहां पे देखिए हमारे पास स्नेल्स लॉ में क्या था, इन्होंने ये बताया sin I अपॉन sin R दैट इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट हमारा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहां पे लिखेंगे म्यू 2 1 और इसको पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा हो गया। अच्छा, अब जरा यहां से एक चीज और देखिए, साइन आई और साइन आर सेम क्वांटिटीज का रेशियो है, ठीक है, और साइन आई का कोई यूनिट तो होता नहीं है, हम लोगों ने पढ़ा। इसका मतलब ये जो टर्म है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसकी भी कोई यूनिट नहीं है, ठीक है। तो साइन आई और साइन आर जो कांस्टेंट हम लिखते थे, इसको हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही है, ठीक है, मतलब रेयर टू डेंसर यहां पे जा रही है। अगर इसको हम ऐसे लिखते हैं म्यू 1 2, तो इसका मतलब ये हो गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू सेकंड का मतलब ये हुआ कि यहां पे हम कंपेयर कर रहे हैं एक मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दूसरे मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो अब देखिए, ध्यान दीजिए, हम दो टर्म्स यूज करते हैं, एक रेयर मीडियम होता है और एक डेंसर मीडियम होता है। एयर या वैक्यूम को हम अल्टीमेटली फाइनली उसको रेयर मीडियम मान ही लेते हैं, ठीक है। और कोई अगर मीडियम है हमारे पास, कोई भी दो मीडियम है ए और बी एक्सेप्ट एयर, तो इन दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम चेक करेंगे, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो डेंसर मीडियम हो जाएगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वो रेयर मीडियम हो जाएगा। आप सपोज कीजिए, जैसे हमारे पास दो मीडियम्स हैं ए और बी, ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए 1.5 है और बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7 है। इसका मतलब बी डेंसर हो गया और ए रेयर हो गया, ठीक है। अब हम इसी के साथ एक तीसरा मीडियम सी कनेक्ट कर देते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7 है या 1.9 ले लीजिए। तो 1.9 हमने ले लिया और यहां पे हमारे पास बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.7। अब ज्यादा कौन हो गया सी, इसका मतलब बी यहां पे रेयर हो गया। तो एयर को छोड़ के या वैक्यूम को छोड़ के कोई भी हमारा मीडियम न परफेक्ट रेयर है न परफेक्ट डेंसर है। ये डिपेंड करेगा कि हम किस मीडियम के साथ उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंपेयर कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हो गई हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड। अब देखिए, ध्यान दीजिए, यहां पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको अगर नंबर 1 हम लिख रहे हैं तो यहां पे हम ऐसे लिख सकते हैं साइन आर अपॉन साइन आई। तो ये क्या हो जाएगा म्यू 1 2 हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो इन दोनों से हम ये कह सकते हैं रिजल्ट म्यू 2 1 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू 1 2, ठीक है। फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया की बात कर रहे हैं, अलग अलग के लिए। तो ये हमारे पास इस तरह का रिलेशन आ गया। तो ये जनरल बातें हो गई हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब थोड़ा सा और डिटेल में ले लेते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखिए म्यू इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ये भी इसका एक फॉर्मूला होता है, ये कई बार हम यूज करते हैं और काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो ये हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू v1 अपॉन v2, एक ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है, v1 अपॉन v2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, ठीक है। अब देखिए यहां पे एक केस आता है, इफ फर्स्ट
मीडियम इज एयर। ठीक है, अगर पहला मीडियम एयर हो या वैक्यूम हो तो हमारे पास V1 क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू C हो जाएगा, और V2 को भी हम जनरली V ले ले रहे हैं, तो यहां पे म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C अपॉन V। ठीक है, ये ऐसा केस है जिसमें फर्स्ट मीडियम कंपलसरी है कि वो एयर होगा। तो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एक अलग से एक स्पेसिफिक नेम देते हैं, एंड दैट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये हो गया जहां पे पहला मीडियम हमारा कंपलसरी एयर है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई जनरल रिफ्रैक्शन के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। हाँ, अब हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन इन अ ग्लास स्लैब। देखिए ध्यान दीजिए यहां पे अभी रिफ्रैक्शन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब एक हम यहां पे ग्लास स्लैब कंसीडर करते हैं। ये हमारे पास एक ग्लास स्लैब है, ठीक है, और इसका थिकनेस हमने ले लिया T। बाहर जो मीडियम है वो हमने मीडियम 1 ले लिया, और यहां पे जो मीडियम है दैट इज मीडियम 2। इसको हमने डेंसर सपोज कर लिया और इसको रेयर, मतलब ये एयर है यहां पे और ये हमारा ग्लास हो गया। ठीक है, अब हमारे पास यहां पे देखिए एक ए बी और ये सी डी हो गया। ये हमारे पास इंटरफेस फर्स्ट है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, और यहां पे सी डी सेकेंड इंटरफेस है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। तो देखिए यहां पे क्या हो रहा है, ये लाइट हमारे पास इंसिडेंट की, यहां पे नॉर्मल हमने बनाया N1, ये एंगल हो गया एंगल I। ठीक है, अब देखिए ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, तो लाइट में क्या करेगी, नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर दी। ठीक है, ये एंगल हमारा क्या हो गया, एंगल R। ओके, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, तो यहां पे ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई हमारे पास। क्लियर। अब देखिए ये जो रे जा रही है, ये रे फिर एक दूसरे इंटरफेस पे स्ट्राइक कर रही है, तो यहां पे अगर हम नॉर्मल बनाते हैं ये हमारा N2 हो जाएगा। अब देखिए ये लाइट रे हमारी क्या कर रही है, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम जा रही है, इसका मतलब ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। क्लियर। इस रे का नाम हम रखते हैं इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे, और ये जो एंगल है इसको हम कह रहे हैं एंगल E। ये हो जाएगा एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक, ये बात समझ में आ गई। दो इंटरफेस थे हमारे, एक रेयर टू डेंसर को सेपरेट कर रहा था, एक डेंसर टू रेयर। लाइट रेयर टू डेंसर जाएगी, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी, डेंसर टू रेयर जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, टर्म्स क्लियर हो गए आपके। अब यहां पे देखिए हमारे पास दो चीजें आती हैं। अगर ये जो लाइट रे है हमारी, यहां पे इसको इरेज कर दे रहे हैं, टर्म्स हमने क्लियर कर दी। अब देखिए ये जो हमारी इमर्जेंट रे है, अगर इमर्जेंट रे के सामने एक हम परपेंडिकुलर पॉलिश्ड मिरर लगा देते हैं, तो ये रे क्या करेगी, ये हो गया
परपेंडिकुलर पॉलिश्ड मिरर। ठीक है, तो यहां पे एक चीज डिस्कस कर लेते हैं। अगर ये हमारे पास ए बी, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, अगर लाइट रे नॉर्मल टू द सरफेस आती है मेकिंग 90 डिग्री, तो ये क्या होगा, अनडेविएटेड पास हो जाएगी। ये हमारा रिफ्लेक्शन में एक रूल है। ठीक है, दूसरा रूल ये है कि अगर दोनों मीडियम सेम होगा तो रिफ्लेक्शन तो होगा ही। इसका मतलब रिफ्लेक्शन हमारा कब फेल हो सकता है, व्हेन लाइट इंसिडेंट्स नॉर्मली टू द इंटरफेस। ठीक है, तो वो अनडेविएटेड पास हो जाएगी। तो यहां पे देखिए ये नॉर्मली इस पे आ रही है, इसका मतलब क्या होगा कि ये अनडेविएटेड पास हो जाएगी। ये सॉरी ये रिफ्लेक्शन का केस है, यहां पे क्या होगा, ये वापस इसी पाथ को रिट्रेस कर लेंगी, ऐसे गई फिर ऐसे चली जाएगी और ऐसे चली जाएगी। तो दिस कंडीशन व्हेन वी प्लेस अ मिरर, polished mirror perpendicular to the emergent ray, light retraces its original path and this phenomenon is known as principle of reversibility ऑफ लाइट। ये भी कई बार पूछा जाता है कि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या हुआ, मतलब लाइट को हम रिवर्स कर रहे हैं, तो हमारे पास जो फाइनल रे आ रही है उसके सामने एक हम परपेंडिकुलर मिरर रख देंगे और लाइट अपने पाथ को रिट्रेस कर जाएगी। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। अब देखिए यहां पे इसको हटा देते हैं हम। ये भी था, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए, ये रो हम हटा दे रहे हैं, जो पहला केस था उसी को डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, तो यहां पे क्या हुआ, इसके बाद एक ये जो इंसिडेंट रे थी इसको हमने प्रोड्यूस किया। ठीक है, ये प्रोड्यूस किया, इंसिडेंट रे को प्रोड्यूस किया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे, और ये क्या हो गए, इमर्जेंट रे। इन दोनों को हम यहां पे ये देख रहे हैं कि इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू इंसिडेंट रे। ठीक है, और ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो एक इंटरफेस AB है, एक इंटरफेस CD है, and they both are parallel so that the incident ray and the emergent rays are parallel to each other। ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे एक टर्म हम डिस्कस करते हैं, डिफाइन करते हैं, इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे, इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको कह रहे हैं एक्स वाई। ठीक है, तो एक्स वाई हमारे पास क्या हो गया, एक्स वाई इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। ठीक है, एंड नोन एज lateral displacement। ठीक है, इसको हम कहते हैं lateral displacement, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके एक्सप्रेशन को अभी हम आगे डिराइव करेंगे और ये देखेंगे कि ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ये एक्सपेरिमेंट में सॉरी हम प्रैक्टिकल में भी इसकी स्टडी करेंगे, इसलिए ध्यान से समझिए। यहां पे हमारे पास कुछ चीजें हैं, एक है थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब की थिकनेस। ठीक है, दूसरी चीज है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तीसरा हमारा हो गया मीडियम। ठीक है, और चौथा हो गया हमारा वेवलेंथ,
जो भी लाइट हम यूज कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ। तो हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट किन चीजों पे डिपेंड करता है उसको समझिए। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट हमारा किस पे डिपेंड करता है? पहला हो गया lateral displacement is directly proportional to angle I। एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना ज्यादा हम बढ़ाएंगे, ये प्रैक्टिकल करके हम देखेंगे प्रैक्टिकल्स में कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे उतना ही लेटरल डिस्प्लेसमेंट हमारा इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है। दूसरा हमने ये देखा कि हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब की थिकनेस जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। तीसरी क्वांटिटी जो हमने ऑब्जर्व की दैट इज LD इज प्रोपोर्शनल टू म्यू। म्यू मतलब ये जो ग्लास स्लैब का जो मीडियम होगा उस पर लेटरल डिस्प्लेसमेंट हमारा डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ही ज्यादा हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इन तीन चीजों के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चौथी चीज यहां पे आती है फोर्थ, लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। मतलब वेवलेंथ ज्यादा होगी तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट कम होगा और वेवलेंथ अगर कम होगी तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट हमारा ज्यादा होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके मैथमेटिकल ट्रीटमेंट को देखते हैं कि कैसे हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट के रिलेशन को फाइंड करेंगे। ये वैसे दिया नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन इसको हम डिस्कस कर लेंगे क्योंकि इस पे कई बार क्वेश्चंस हमारे आते हैं। तो यहाँ पे इस पे भी सिंपल क्वेश्चन बनता है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द लेटरल डिस्प्लेसमेंट इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, और द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, और द मीडियम ऑफ द ग्लास स्लैब इज made more denser or more rarer and by changing the wavelength of the light। तो ये सारी चीजें हो गई हमारी रिफ्लेक्शन इन अ ग्लास स्लैब से रिलेटेड। ये दोनों रेज पैरेलल इसलिए होती हैं क्योंकि ये सरफेस और ये सरफेस इंटरफेस जहां से लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है इन दो सरफेसेस पे वो पैरेलल है। ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने इससे पहले देखा था, अगर हमारे पास प्रिज्म है, प्रिज्म में ये लाइट ले गई, ऐसे गई, ये आ गई, ठीक है, और ये 7 कलर्स में ऐसे आ जाती है। अगर इसको एक्सटेंड करें तो ये हमारा एक तरह से ये इमर्जेंट रे हो गई और ये क्या हो गई, सॉरी ये इंसिडेंट रे हो गई और ये इमर्जेंट रे हो गई। लेकिन ये यहाँ पे पैरेलल नहीं है। पैरेलल इसलिए नहीं है क्योंकि एक रिफ्लेक्शन इस इंटरफेस से हो रहा है और एक इससे, ये दोनों पैरेलल नहीं है, दे आर इंक्लाइंड एट सर्टेन एंगल, सो द इमर्जेंट रे and the incident ray in this case are not parallel, and in the case of glass slab they are parallel। तो ये सारी चीजें हो गई हमारी जनरल रिफ्लेक्शन इन अ ग्लास स्लैब।